हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अटर स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सॉलिड्स में जो हम बॉन्ड्स देखते हैं, जैसे कि आयनिक बॉन्ड हो गए, कोवलेंट बॉन्ड हो गए एंड मेटेलिक बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो किस प्रकार होते हैं और उनके अंदर क्या क्या फिनोमिना और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है जिनसे बन के जो क्रिस्टल्स बने होते हैं। और हमने आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ लिया था। अब हम बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड की। तो कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि द कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ पेयरिंग ऑफ टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन दी इनकम्प्लीट आउटर सेल ऑफ द नेबरिंग टू एटम्स। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। हमने देखा था कि जो आयनिक बॉन्ड है उसमें तो क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के पास चला जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये उसको शेयर करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये उनको आपस में शेयर करते हैं इस प्रकार, ठीक है। तो शेयरिंग ऑफ अवेलेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसका शेयर करके एक बॉन्ड बनाते हैं जिसे कि हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। और इन कोवलेंट बॉन्ड से मिलकर बने हुए मॉलिक्यूल्स की क्या बोलेंगे, कोवलेंट मॉलिक्यूल। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवलेंट क्रिस्टल की, यानी कि जो कोवलेंट बॉन्ड होने से जो क्रिस्टल बनेंगे उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कुछ इस प्रकार है। तो फर्स्ट है फिजिकल स्टेट। इन जनरल कोवलेंट कंपाउंड्स आर फाउंड इन लिक्विड एंड गैसी स्टेट एट एनटीपी एक्सपेक्ट क्रिस्टल्स मेड फ्रॉम फोर्थ ग्रुप एलिमेंट्स विच आर सॉलिड सच एज डायमंड, ग्रेफाइट एटसी। मोस्टली जो कोवलेंट बॉन्ड से क्रिस्टल बने होते हैं वो क्या होते हैं कि गैसी स्टेट या फिर लिक्विड में पाए जाते हैं, लेकिन डायमंड एंड ग्रेफाइट क्या होते हैं जो कि सॉलिड में पाए जाते हैं, जो कि एक्सेप्शंस है। फिर सेकंड है कोहेसिव एनर्जी या फिर बाइंडिंग एनर्जी जो है वो होती है कि दोज क्रिस्टल्स हुज मॉलिक्यूल्स आर स्मॉल एंड आर फॉर्म्ड बाय वीक वन डर वाल फोर्सेस हैव लेस कोहेसिव एनर्जी एंड आर सॉफ्ट एंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। यानी कि जो क्रिस्टल है जो वीक इंटरेक्शन की वजह से वीक फोर्सेज जैसे कि वांडरवाल फोर्सेज उनसे अगर मिलके जो क्रिस्टल बने होंगे उनकी जो कोहेसिव एनर्जी या फिर मैं कहूँ कि बाइंडिंग एनर्जी उसकी क्या होगी, कम होगी। बाइंडिंग एनर्जी कौन सी होती है स्टूडेंट्स, कि जो है एनर्जी जो कि मुझे एक क्रिस्टल को देनी पड़ेगी उसके सारे कंस्टिट्यूट्स को अलग करने के लिए या फिर किसी क्रिस्टल को फॉर्म करने के लिए जितनी एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड से क्रिस्टल बने होते हैं उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो वीक होती है, जो कि वंडरवाल से बने होते हैं एंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल मीथेन ईटीसी। Those crystals which are formed by strong covalent bonds between atoms or molecules have high binding energies. They are usually hard and brittle and have high melting and boiling points. For example, diamond, graphite etc. तो डायमंड एंड ग्रेफाइट कुछ अलग टाइप के क्रिस्टल होते हैं जो कि हार्ड होते हैं एंड उनके जो बाइंडिंग एनर्जी है वो भी क्या होती है कि ज़्यादा होती है। मोस्टली कॉमन जो कोवलेंट बॉन्ड से मिलकर बने होते हैं उनकी कोहेसिव एनर्जी कम होती है। थर्ड अगर बात करें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की, तो द कंडक्टिविटी ऑफ कोवलेंट क्रिस्टल्स वेरीज ओवर ए वाइड रेंज। For example, diamond is an insulator, whereas silicon and germanium are semiconductors and graphite is a good conductor। ठीक है, तो कोवलेंट क्रिस्टल्स जो होते हैं उनमें तीनों वेराइटीज़ पाई जाती है, उसमें सेमीकंडक्टर भी होते हैं, कंडक्टर भी होते हैं और इंसुलेटर भी पाए जाते हैं। फिर ऑप्टिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो दे आर ट्रांसपेरेंट टू लॉन्गर वेवलेंथ द रेडिएशन बट ओपेक टू शॉर्टर वेवलेंथ, यानी कि शॉर्टर वेवलेंथ में वो दिखाई देंगे और लॉन्ग जो बड़ी वेवलेंथ है उनमें वो क्या हो जाएंगे कि ट्रांसपेरेंट होते हैं। फिर अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो ऑल कोवेलेंट क्रिस्टल्स आर डायोमैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, तो उनमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है वो कैसी होती है कि वो डायोमैग्नेटिक होते हैं नेचर में। फिर स्पिन की बात करें तो द स्पिन ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन इन कोवेलेंट बॉन्ड आर एंटी पैरेलल, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन जो उनमें शेयर किया गया है उसका जो स्पिन है वो दोनों के एंटी पैरेलल होता है। फिर पोलर नेचर की बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड्स आर हाईली डायरेक्शनल इन नेचर। ठीक है, तो जिनके जो बॉन्ड बनेंगे वो क्या होते हैं कि हाईली डायरेक्शन होते हैं नेचर में, तो उनमें पोलर नेचर पाया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो मोस्टली कार्बोनिक कंपाउंड्स, ठीक है, जितने भी कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं कि कोवेलेंट क्रिस्टल होते हैं। एंड फोर्थ ग्रुप एलिमेंट्स जैसे कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ईटीसी, तो ये सब होते हैं कोवेलेंट क्रिस्टल्स के एग्जाम्पल। ये प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है, ताकि कोवेलेंट क्रिस्टल से रिलेटेड अगर उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ भी पूछ लिया जाए तो वो आपको याद रहे। अब जैसे कि कोवेलेंट बॉन्ड में हमने देखा कि हमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड भी हमें देखने को मिलते हैं। व्हेन टू कार्बन एटम्स बॉन्ड दे शेयर वन, टू और थ्री इलेक्ट्रॉन्स ईच एंड फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। कि जैसे कि हमें पता है कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 होती है, वह 4 बॉन्ड बना सकते हैं, तो वो हो सकता है कि वो एक ही बनाए या फिर वो डबल बना ले या फिर वो ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। नेक्स्ट अगर डायमंड की बात करें तो ये डायमंड का कार्बन एटम है अपने अड़ोस पड़ोस के 4 कार्बन एटम के साथ जुड़ रहता है, ठीक है, और ये भी किससे बनेगा, 4, तो इससे के एक हमें जटिल संरचना मिलेगी जो कि कैसा होगा, कोवेलेंट क्रिस्टल होगा। दिस इज अ जाइंट कोवेलेंट नेटवर्क टू मेल्ट डायमंड
you need to break huge number of covalent bonds which requires lot of energy। यहाँ पे देख सकते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड है उनके जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इसकी वजह से ये कंजस्टेड हो जाता है और हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी इसको तोड़ने के लिए। कार्बन ओनली 1 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर सेल, दीज आर ऑल यूज इन बॉन्ड्स सो देयर आर नन फ्री टू कंडक्ट। ठीक है, और ये कंडक्टिविटी नहीं दिखाते हैं क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कोई भी फ्री नहीं होता है, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन जो कोवेलेंट होते हैं जो आउटर सेल में रहते हैं वो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। अगर बात करें ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट में क्या होता है कि जो लेयर बनी रहती है उसमें कि वीकर वंडरवाल फोर्सेज होल्डिंग द लेयर्स टुगेदर। तो जो इस लेयर से इस लेयर के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, वंडरवाल फोर्स रहेगा जो कि वीक फोर्स होता है। फिर एक स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम्स टू ईच लेयर। अब जो ये लेयर देख रहे हैं आप, इस लेयर के अंदर जो कार्बन एटम है उनके बीच आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता है और लेयर्स के बीच में जो ये फोर्स है ना ये वीक रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ये लेयर है ना ये शिफ्ट हो सकती है या फिर मूव कर सकती है, जिसकी वजह से यह गुड कंडक्टर हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेटेलिक बॉन्ड की, तो मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम्स ऑफ मेटेलिक क्रिस्टल्स आर लूजली बाउंड टू देयर न्यूक्लियस एंड दे आर फ्री टू मूव थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ मेटल्स। There exists a weak electrostatic force of attraction between the free electrons and the ion lattice. A bond is formed when the force of attraction between the free electron and the positive ion coexist a force of repulsion among the electron in the matter. This bond is called metallic bond. मेटेलिक बॉन्ड में क्या होता है कि जो मेटल्स के अंदर हम देखते हैं कि जो पॉजिटिव आयन है और उसके अराउंड उसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो वहाँ पे घूमता रहता है, और इस जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है उसका इसके प्रति जो अट्रैक्शन फोर्स है अगर वो ज़्यादा हो जाए इसकी तुलना में, जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन है उनकी जो रिपल्सन की वजह से अगर उसका जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा और उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक बॉन्ड, जो कि सारे मेटल्स में पाया जाता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कोहेसिव एनर्जी की बात करें तो कोहेसिव एनर्जी ऑफ मेटेलिक क्रिस्टल इज जनरली लेस देन द कोहेसिव एनर्जी ऑफ द कोवलेंट क्रिस्टल। तो कोवलेंट क्रिस्टल से जो ये इंटरेक्शन होता है वो काफ़ी वीक होता है, इसलिए इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो उनसे कम होती है। क्रिस्टल्स एक्सपेक्ट टंगस्टन हुज कोहेसिव एनर्जी इज लार्ज। ठीक है, तो इसमें भी एक्सेप्शन है, जो कि टंगस्टन है उसकी जो कोहेसिव एनर्जी है वो लार्ज होती है। फिर सेकंड अगर बात करें मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ की, ड्यू टू द वीक बॉन्डिंग इन द मेटेलिक क्रिस्टल्स दे हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ मलाइबिलिटी, डक्टिलिटी, लस्टर एंड इलास्टिसिटी। यानी कि जो मेटल्स में प्रॉपर्टी होती है वही सब प्रॉपर्टी इन क्रिस्टल्स में होती है मेटेलिक क्रिस्टल्स के अंदर। सी है कंडक्टिविटी, ड्यू टू हाई मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्शन दे हैव हाई इलेक्ट्रिक एंड थर्मल कंडक्टिविटीज, दे आर गुड कंडक्टर्स एंड द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। यानी कि जो मेटल्स के जो नेचर होते हैं वही आप इसमें लिख सकते हैं मेटेलिक क्रिस्टल में, वो क्या होते हैं कि हाईली कंडक्टिव होते हैं एंड जो थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल दोनों कंडक्टिव होती है उनमें, और टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इनकी जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि जो जो उनमें जो मॉलिक्यूल्स की जो या फिर इलेक्ट्रॉन की जो टक्कर होती है वो जब बढ़ जाती है जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर डी की अगर मैं बात करूँ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, द मेल्टिंग पॉइंट्स are comparatively weaker than the ionic and covalent bonds, hence metallic crystals have moderate to high melting and boiling points। तो इसमें यहाँ पे क्या हो सकता है कि मेल्टिंग पॉइंट जो अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग डिफर कर सकती है। फिर ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, द मेटेलिक क्रिस्टल्स आर ओपेक एंड हैव हाई रिफ्लेक्टिविटी एंड एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। फिर अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करें तो मेटेलिक क्रिस्टल्स आर जनरली फेस सेंटर्ड क्यूबिक एफसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बीसीसी एंड हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड एससीपी क्रिस्टल्स। एग्जांपल है ऑल मेटल्स। तो ये जो क्रिस्टल्स है इनका अगर अभी आपको समझ नहीं आया तो हमने पढ़ा नहीं है, हम इनको भी पढ़ेंगे कि किस प्रकार एफसीसी बीसीसी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं उनके अंदर जो एटम की जो अरेंजमेंट होती है उनकी बेसिस पे हमने कई क्रिस्टल्स जो स्ट्रक्चर है उनके जो लेटिस है और उनकी जो प्रिमिटिव सेल है या फिर यूनिट सेल है उनको हम बांटते हैं, तो उसके हिसाब से हम किसी भी क्रिस्टल की जो स्ट्रक्चर है वो हम डिनोट करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें मोलिकुलर एंड वंडरवल बॉन्ड, द बॉन्ड बिटवीन एटम ऑफ दोज substances whose electrons have little transferability are known as molecular bonds. Molecular bonds are formed for those elements or compounds whose electronic configuration is such that there is little transfer of electron between their atoms. In other words, noble gases like argon, neon, etc. Unlike the three bonds considered above in which electrons are either exchanged or shared, molecules bond involves no transfer of exchange of charge. Rather, the bond arises from the van der Waals weak forces of attraction form which exist between various atoms as explained below. All noble gases, neon, argon, etc., have their last orbitals complete. Obviously, they cannot form bonds by exchanging or sharing of electrons. Hence, atoms of noble gases have little attraction of
each other and consequently they remain in atomic state under ordinary conditions of temperature and pressure. However, at very low temperature, condensation of these gases take place. The condensation would not have been possible if there are no interatomic forces. However, weak these interatomic force of attraction are called van der Waals forces. जैसा कि हमने देखा था कि जो आयनिक बॉन्ड होते हैं उनमें तो क्या होते हैं, आयन्स के बीच में बॉन्ड बन जाता है इलेक्ट्रॉन शेयर होने की वजह से, और जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उनमें भी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो दोनों एटम शेयर कर लेते हैं। फिर हमने देखा कि मेटेलिक बॉन्ड में भी जो इलेक्ट्रॉन फ्री होता है वो उसका जो कूलम्ब इंटरेक्शन होता है वो भी उसकी वजह से होता है। लेकिन अगर हम किसी ऐसे एटम की बात करें जो कि उसका आउटर शेल कम्प्लीटली फिल है, फिर भी अगर उस गैस में अंदर वो एक बाउंड स्टेट में रहता है, यानी उनके बीच में कुछ ऐसी इंटरेक्शन हो जो मोलिकुलर इंटरेक्शन होती है जिसकी वजह से वो कुछ एनर्जी होती है उनके पास जो कि नेगेटिव में रहती है, कि यानी कि वो बाउंड रह जाते हैं, यानी कि जो बॉन्ड बन जाता है उनका, तो वो बॉन्ड कहलाता है मोलिकुलर बॉन्ड। यानी कि मोलिक्यूल्स के आपस के इंटरेक्शन के बीच जो उसमें अट्रैक्शन होता है और जो बॉन्ड बनता है उसको मोलिकुलर या फिर van der Waals बॉन्ड कहते हैं, जो कि काफ़ी वीक इंटरेक्शन होता है। अब इसमें भी van der Waals फोर्स होता है कि एन एटम इज न्यूट्रल फ्रॉम ए डिस्टेंस ओनली, हाउएवर क्लोज टू इट देयर इज ऑलवेज ए नेट चार्ज एट एनी टाइम एज सीन बाय नेबरिंग एटम। दिस इज बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कंसंट्रेटेड एट वन एंड in an atom. Thus, there exists force of electrostatic attraction between the nucleus of one atom and the electrons of the other. These forces are called van der Waals forces. In other words, the forces of attraction between two neighboring atoms due to the resultant charge are called van der Waals forces. These forces are very weak and were first discovered by van der Waals. ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि वैसे तो वो अकेला अगर हम देखेंगे तो वो न्यूट्रल रहता है, लेकिन अगर दूसरे एटम को उसके पास रखेंगे तो उसका जो पॉजिटिव आयन है जो कि न्यूक्लियस है उसके दूसरे के जो इलेक्ट्रॉन्स है उससे कुछ इंट्रैक्शंस दिखाता है वो, और उसकी वजह से, क्योंकि हमने देखा था कि सबसे पहले हमने यही बात करी थी कि सॉलिड के अंदर जो हम एटम्स को पास पास रखते हैं तो उनकी रेंज काफ़ी कम होती है, 10⁻⁻10 मीटर की रेंज में हम उनको रखते हैं। जो एटॉमिक रेडियस जो होती है उस रेंज में अगर हम रखते हैं तो वहाँ पे इंट्रैक्शन स्टार्ट होने लग जाते हैं, चाहे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल है वो कितना भी फिल क्यों ना हो, लेकिन उनके बीच जो चार्ज को लेके जो इंटरेक्शन रहेगा ना वो वहाँ पे थोड़ा बहुत रहेगा, जिससे कि हम क्या बोलेंगे, van der Waals फोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉलिकुलर क्रिस्टल देखिए तो कोहेसिव एनर्जी, द मॉलिकुलर क्रिस्टल्स हैव वेरी स्मॉल कोहेसिव एनर्जी। फॉर एग्जांपल द कोहेसिव एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ आर्गन गैस इज 1.8 किलो कैलोरी पर मोल, जो कि काफ़ी कम है आयनिक क्रिस्टल्स को देखते हैं। उनकी 180 से 200 किलो कैलोरी होती थी और यहाँ पे कितनी है, सिर्फ 1.8। फिर कंडक्टिविटी की बात करें तो दे ऑल आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ठीक है, फिर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देखें तो ड्यू टू वीक मोलिकुलर बॉन्डिंग दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ड्यू टू दिस रीजंस ऑल सब्सटेंसेस हैव मोलिकुलर बॉन्डिंग आर इन गैसी स्टेट। तो हमने देखा था कि जो इनके बीच में इंटरेक्शन होता है वो काफ़ी वीक होता है, इस वजह से जो ये इनकी जो स्टेट है वो कैसी रहती है, गैसियस स्टेट में वो रहते हैं। फिर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो दीज क्रिस्टल्स आर ट्रांसपेरेंट टू ऑल वेवलेंथ ऑफ लाइट, है ना, तो जितने भी वेवलेंथ लाइट की रहेगी ये ट्रांसपेरेंट रहेंगे। और ये जो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स है वो गैसी स्टेट में रहेंगे, यानी इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो काफ़ी दूर दूर रहेंगे, ये तो हमें ये नहीं दिखाई देंगे, ये ट्रांसपेरेंट होंगे। दे आर हाईली कंप्रेसिबल, और इनको हम जितना मर्जी कंप्रेस कर सकते हैं, यानी कि जो गैस स्टेज है गैसी स्टेट है उनमें भी वो क्रिस्टल नेचर पाया जाएगा, उनमें जो अरेंजमेंट्स है उनके वो उस फॉर्म में रहेंगे, एक सिमेट्रिकल फॉर्म में रहेंगे, इसलिए वो क्रिस्टल भी होंगे, लेकिन गैसी स्टेट में होने की वजह से वो दूर दूर रहेंगे, उनको हम कंप्रेस भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो हीलियम, नियॉन, आर्गन जो गैसेज है जैसे कि H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, ये जो गैसेज है सारी वो क्या होते हैं, मोलिकुलर क्रिस्टल को बनाती है। नेक्स्ट अगर बात करें van der Waals फोर्सेज की तो वो तीन प्रकार का होता है। पहला है लंदन और डिस्पर्जन फोर्स, सेकंड है डायपोल डायपोल फोर्स, और थर्ड है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। लंदन और डिस्पर्जन फोर्स की अगर मैं बात करूँ तो इफ़ द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स coincides with that of the positive charge such atoms of molecules are called non-polar atom or molecule. The resultant dipole of these atoms are or molecule is zero. For example, non-polar atoms of or molecules are helium, neon, argon, CO2, H2, O2, etc. तो अगर कोई भी मॉलिक्यूल नॉन पोलर कब होता है, जब उसका जो इलेक्ट्रॉन्स है उस जो एक न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड होते हैं उसका सारा नेगेटिव का सेंटर और पॉजिटिव का सेंटर एक पॉइंट पे आ जाए, उसकी वजह से क्या होगा कि वो न्यूट्रल हो जाएगा, है ना, और वहाँ पे कोई भी पोलरिटी वहाँ पे नहीं पाई जाएगी, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, नॉन पोलर कहलाता है। जैसे कि H2 हो गया, O2 गैस हो गई, CO2 हो गई, ये सब क्या है, नॉन पोलर है, जिसका जितना इनका जहाँ जिस पॉइंट पे उनका नेगेटिव सेंटर रहता है उसी पॉइंट पे उनका पॉजिटिव सेंटर भी आ जाता है। अब
जो लंदन फोर्स है उसमें क्या होता है कि सपोज ए एंड बी आर टू नॉन पोलर एटम्स प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज एटम्स ऑफ सिमेट्रिकल इन अदर द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स coincide with that of the positive charge if somehow or other the center of electron clouds of atom 1 is displaced momentarily from the center of its nucleus by applied electric field. A dipole is formed in atom instantaneously. As a result of a dipole is also induced in atom 2 instantaneously due to the force of attraction between the atom 1 and 2 are shown in figure. The force of attraction acting between the temporary dipoles is called London force or dispersion force. तो लंदन फोर्स क्या होता है कि अगर दो नॉन पोलर एटम्स को अगर हम पास पास में लाएं, ठीक है, तो ये एटम हो गया और इसके जैसे अगर दूसरा एक और एटम इसके पास आएगा तो उसमें क्या होगा कि जो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है उसमें थोड़ा सा शिफ्ट आ जाएगा यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे भी देख सकते हैं आप शिफ्ट आ गया। तो इसकी वजह से जो ये यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है उसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज है इस पॉजिटिव चार्ज से रिपेल होगा। तो जो इंट्रैक्शन हो रही है इस इंट्रैक्शन की वजह से जो इनके बीच में बॉन्ड पाया जाएगा या फिर जो एक फोर्स लग जाएगा उस फोर्स को क्या बोलेंगे हम, लंदन फोर्स या फिर डिस्पर्जन फोर्स बोलते हैं, जो कि नॉन पोलर एटम्स के बीच या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। सेकेंड अगर बात करें डायपोल डायपोल फोर्स की, so the force of attraction between two polar atoms or molecules is called dipole dipole force. Molecules having permanent dipole have partial positive or negative charge. When a polar molecule is placed close to another polar molecule, the partial positive negative charge one polar molecule attracts the partial negativity positive, है ना। तो यहाँ पे जो नेगेटिव या फिर जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, चार्ज ऑफ अनदर पोलर मॉलिक्यूल्स। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड डायपोल डायपोल फोर्स। इन एडिशन टू there exists London force between the polar molecules. In this way intermolecular force increases in the polar molecules. तो यहाँ पे क्या होगा कि देखिए कि यहाँ पे एक पोलर मॉलिक्यूल रखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इसका जो पॉजिटिव सेंटर है वो यहाँ पे है और इसका नेगेटिव सेंटर यहाँ पे, तो इसका जो पॉजिटिव सेंटर है वो दूसरे के नेगेटिव सेंटर को अट्रैक्ट करेगा और इसका जो नेगेटिव है वो दूसरे के पॉजिटिव को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, है ना, या फिर इसके नेगेटिव और इसके नेगेटिव के बीच में जो रिपल्सन रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो गया। और यहाँ पे देखिए अगर मैं पॉजिटिव पॉजिटिव को पास में रख दूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। तो ये जो इंट्रैक्शन है जो डायपोल से दूसरे डायपोल जो मॉलिक्यूल है उनके बीच में जो इंट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी, डायपोल डायपोल फोर्स। थर्ड है डायपोल इंड्यूस डायपोल। तो डायपोल और इंड्यूस डायपोल में क्या हो जाएगा कि अगर मैं एक डायपोल के पास में दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल रखूँ तो उससे क्या होगा कि जो यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज है उसके जो पॉजिटिव चार्ज में उसमें हल्का सा शिफ्ट डाल देगा वो, है ना। तो उसमें जो हल्का सा शिफ्ट डाल देगा तो इसकी वजह से इसमें डायपोल क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा और इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा जो कि क्या हो जाएगा, लंदन फोर्स है या फिर डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स हो जाएगा। The force of attraction between polar molecules and non-polar molecules is called dipole-induced dipole. A polar molecules atom induced a dipole in the non-polar molecule atom या फिर एटम, है ना, मॉलिक्यूल भी हो सकता है या एटम भी हो सकता है। बट डिस्टॉर्टिंग द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द नॉन पोलर मॉलिक्यूल या फिर एटम व्हेन प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल्सो ए शॉर्ट रेंज फोर्स एंड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r⁶, है ना, क्या होगा 1/r⁶ के ये प्रोपोर्शनल होता है। वेर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इंड्यूस तो हमने देखा कि जो वांडरवाल फोर्स है वो तीन टाइप का हो सकता है। पहला तो हो जाएगा लंदन फोर्स जो कि क्या होता है कि दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। सेकंड है डायपोल डायपोल जो कि दो डायपोल्स के बीच में लगता है। और थर्ड है कि डायपोल इंड्यूस डायपोल, यानी कि डायपोल के पास में अगर मैं नॉन पोलर को रखूँ तो उसमें क्या हो जाएगा, एक इंड्यूस हो जाएगा डायपोल और उसमें फिर क्या हो जाएगा कि फोर्स लग जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाइड्रोजन बॉन्ड की, तो हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है, व्हेन हाइड्रोजन एटम इज ब्रोट क्लोज टू एनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सच एज फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, they form bonding between the two atoms by sharing their valence electron with each other. The shared electron pair is found closer to the electronegative elements relative to the hydrogen atom. As a result, partial negative charge transfers from hydrogen atom to the strong electronegative elements and they start behaving like polar molecules with a very weak bonding due to attractive dipole dipole interactions called hydrogen bonding. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल है वाटर का। तो यहाँ पे वाटर में देखिए कि यहाँ पे एच है जो कि ओ से बाउंड है और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो कि ओ से। ओ यहाँ पे क्या होता है कि हाईली नेगेटिव होता है जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन है वो इसके पास में रहेंगे काफ़ी और इसका हल्का सा चार्ज इसके पास रहेगा, यानी कि जो मेजोरिटी रहेगी वो ऑक्सीजन की ज़्यादा रहेगी। अब इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसका जो हाइड्रोजन है ना वो भी इसकी तरफ क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा और एक पार्सली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और इसकी वजह से इन दोनों के बीच का जो इंट्रैक्शन है ना
वो क्या देगा, हमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर देगा। बॉन्ड यानी कि कोई भी दो एटम के बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन हो जाए और वहाँ पे वो स्टेबल हो जाए, यानी वहाँ पे कुछ देर के लिए रुका रहे वो, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें एक तरीके से बॉन्ड हो गया ना वो, कि इतने टाइम के लिए फिर कितने भी टाइम तक वो वहाँ पे रहे। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा कि ये हाइड्रोजन भी इस ऑक्सीजन से, और ये हाइड्रोजन किसी दूसरे ऑक्सीजन के साथ, और ये हाइड्रोजन किसी तीसरे ऑक्सीजन के साथ, तो इस प्रकार जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है वो वहाँ पे पाया जाता है। फिर बात करें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टल्स हैविंग हाइड्रोजन बॉन्ड। तो फर्स्ट है कोएसिव एनर्जी। कोएसिव एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स इज वेरी स्मॉल, काफ़ी स्मॉल रहेगी क्योंकि जो इंट्रैक्शन है वो काफ़ी वीक रहता है। फिर है पोलीमराइजेशन, दे हैव टेंडेंसी टू ए पोलीमराइजेशन। सी है पोलराइजेशन, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर, तो इनमें भी जो डायरेक्शन रहेगा क्योंकि इनमें जो पोलरिटी है वो किसी एक फिक्स डायरेक्शन में आपको मिलेगी। यहाँ पे देखिए कि ये भी एक डायपोल की तरह बिहेव करेगा, और ये एक अलग डायपोल की तरह बिहेव करेगा, और ये एक डायपोल की तरह, और ये अलग डायपोल की तरह। तो यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट है वो उनका रहेगा, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएंगे, डायरेक्शनल हो जाएंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो H2O HF NH3 DNA है ना, तो ये सब क्या होते हैं कि वो क्रिस्टल होते हैं जिनमें कि हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो आज की वीडियो में हम इतना रखेंगे। हमने जो 500 बॉन्ड है उनकी स्टडी कर ली है, आयनिक बॉन्ड को उनमें हमने जो लेटेस्ट एनर्जी थी वो भी फाइंड आउट कर ली थी, और इस वीडियो में हमने देखा कि क्रिस्टल बॉन्ड जो बाकी जो अदर बॉन्ड थे वो किस प्रकार बनते हैं किसी सॉलिड के अंदर। तो सॉलिड जब हम फॉर्म करते हैं तो उसके अंदर काफ़ी वेरियस फिनोमिना होते हैं, काफ़ी वेरियस इंटरेक्शन होते हैं, उनकी वजह से उनमें अलग अलग बॉन्ड्स होते हैं, उनकी अलग अलग एनर्जीज होती है, उसके बेस पे उनके अलग अलग क्रिस्टल्स बनते हैं, है ना। क्रिस्टल क्या होते हैं, जिनका अरेंजमेंट क्या हो कि सिमेट्रिक हो, और उनके बाद में जब उनके स्ट्रक्चर के बारे में या फिर जो उनके लेटिस वगैरह होते हैं या फिर उनकी यूनिट शेयर होती है वो कैसे बनती है, कैसे उनका अरेंजमेंट होता है, वो सब हम आगे उनकी स्टडी करेंगे। ठीक है।